अपन यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के केसेस में बेटा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे अपने को नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। यहाँ पे रेगुलरिटी की अगर अपन बात करें तो ये कैसे होता है, नेकेड फॉर्म में, नेकेड फॉर्म में अपने को ये देखने को मिलता है। इसको आप बैक्टीरियल क्रोमोसोम का आप नाम दे सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का आप इसको नाम दे सकते हैं। इसमें अपने को एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि ये जो होता है इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी यहाँ पे देखने को अपने को नहीं मिलती है, एब्सेंट होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी नहीं होगी ना तो ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक्टिवली टेक पार्ट नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। देन इसके अलावा इसमें एक और बात होती है, इसकी जो क्वाइलिंग होती है, क्वाइल्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। यहाँ पे अपने को आरएनए भी वैसे 5+ फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन के साथ मिला करके इसकी क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग होती है। ये इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी नहीं मिलती है, नेकेड कंडीशन में होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम आप इसको कह सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसका, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है और सिंगल भी होता है। ठीक है, सिंगल लेयर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसका। अच्छा, एक और पॉइंट अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं, नेकेड कह रहे हैं ना, नेकेड बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे एब्सेंट होंगी। तो एक सिंपल से शब्दों में आप लिख सकते हैं, प्रिमिटिव कंडीशन न्यूक्लियस, आप इसको नाम दे सकते हैं प्रिमिटिव कंडीशन न्यूक्लियस। दरअसल इसके इसी स्ट्रक्चर के कारण ही इस सेल का नाम क्या पड़ा था, प्रोकैरियोटिक इसका नाम आया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, प्लाज्मिड की। लास्ट वन अपन अगर इसकी बात करते हैं तो अपन जाते हैं प्लाज्मिड के पास। देखो प्लाज्मिड क्या हो सकता है, ये देखो एक जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ पे था जो कि मेन है, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। कैसा है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, सर्कुलर। क्या लिखोगे आप इसको, सर्कुलर। यहाँ पे लीनियर कंडीशन का अपने को देखने को नहीं मिलता। देखो ये भी सर्कुलर है, ये वाला भी सर्कुलर है, लीनियर देने का यहाँ पे काम नहीं होता। देन इसके बाद इसका प्रॉपर्टी क्या है, कैपेबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, कैपेबल टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, या आप लिख सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, या एबिलिटी ऑफ एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, या एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट, कुछ भी करके ऐसा आप समझ सकते हैं। वेल, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी इसमें मिलती है। देन इसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जनरल कंडीशन में ये फ्री स्टेट में मिलता है, जनरली इन फ्री स्टेट, बट जनरली अगर, जनरली यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको, जनरली अकर्स इन फ्री स्टेट, but sometimes with attachment, sometimes occurs attachment with, या occurred attachment with, या sometimes with attachment of nucleoid,
ठीक है। कभी जनरली तो ये अब कैसा मिलता है बेटा अपने को फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या रहेगा ये न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ कंडीशन में मिलेगा। ओके, एंड इफ अगर ये न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ी हुई कंडीशन में मिलता है तब क्या होता है, तब वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है एंड दैट वन इज कॉल्ड इपिजोम। क्या होता है बेटा वो इपिजोम। इपिजोम क्या होते हैं, जब प्लाज्मिड न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच कंडीशन में मिल जाए तो, क्या जब हमारा प्लाज्मिड न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच कंडीशन में मिलता है तब अपन उसको क्या नाम दे देते हैं, इपिजोम का अपन नाम दे देते हैं। काम क्या करता होगा यार इपिजोम, ऐसा क्यों बना? जनरल कंडीशन में प्लाज्मिड के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी है ना, तो नॉर्मल तरीके से रेप्लिकेशन होता है, बट जैसे ही ये इपिजोम का फॉर्मेशन करता है इसकी रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन वाले प्लाज्मिड को अपन क्या नाम दे देते हैं बेटा, या उस कंडीशन वाले बैक्टीरिया को अपन क्या नाम दे देते हैं बेटा, HFR बैक्टीरिया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेप्लिकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया। ठीक है, रेप्लिकेशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। अब अगर अपन इसके प्लाज्मिड के टाइप्स की बात करें, ठीक है, कि प्लाज्मिड कितने तरह के हो सकते हैं, अगर प्लाज्मिड के अपन टाइप की बात करते हैं तो एक अपने को मिलता है एफ प्लाज्मिड। क्या मिलता है बेटा, एफ प्लाज्मिड। दूसरा अपने को बेटा देखने को मिलेगा आर प्लाज्मिड। क्या मिलेगा, आर प्लाज्मिड। तीसरा आपको देखने को मिलेगा बेटा निफ प्लाज्मिड, निफ प्लाज्मिड। और चौथा बेटा आपको देखने को मिलेगा कोल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, निफ प्लाज्मिड एंड कोल्ड प्लाज्मिड, ये 4 तरह के प्लाज्मिड आपको देखने को मिलते हैं। दरअसल these plasmids are divided और इनकी जो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी के बेस पे ये डिवाइडेड किए गए हैं, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जीन। किस तरह का जीन्स इसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इनकी प्रिकुलरिटी के आधार पे इनको डिवाइड कर दिया गया। देखो पहला क्या है आपके इनके पास प्लाज्मिड है ना, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड बोले तो बेटा F is equal to responsible for ये F जीन है that is symbol और responsible for the fertility। ठीक है, मतलब फर्टाइल प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है, ये F फैक्टर होगा, ये दरअसल सेक्स फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा प्लाज्मिड जिसमें कि F जीन एक्टिवेट होगा उसको अपन F प्लाज्मिड का नाम देंगे, और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसको अपन नाम देते हैं F प्लस बैक्टीरिया, या उसको आप मेल बैक्टीरिया का नाम दे सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड वन इज आर प्लाज्मिड। बेटा आर का मतलब होता है रेजिस्टेंट नेचर। तो यहाँ पे जो जीन्स है वो रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, रेजिस्टेंट नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया में मिलेंगे उनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होगी, वो किसी भी तरीके की अनफेवरेबल कंडीशन या टॉक्सिक कंडीशन या टेम्परेचर या पीएच में अपने आप को सेव करेंगे, वहां पे वो सर्वाइव कर जाएंगे। देन इसके बाद निफ प्लाज्मिड की बात करते हैं। ये जो निफ जीन होती है बेटा ये स्पेशली एप्लीकेबल होती है हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में। किसमें बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में 9th में अपने हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, या आप ये भी कह सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ वेक्टर, इनका एप्लीकेशन होता है। देन इसके बाद कोल्ड प्लाज्मिड। ये कोल्ड का मतलब होता है बेटा पॉलीसिनोजन। पॉलीसिनोजन ये एक ऐसा केमिकल है जो कि कोल्ड जीन के थ्रू रिलीज किया जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये हार्मफुल एक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा या उसको किल कर देता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिकुलरिटी प्रोवाइड द प्लाज्मिड कैन बी डिवाइडेड इनटू एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, निफ प्लाज्मिड एंड कोल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड के आधार पे इसकी स्टोरी हो गई प्लाज्मिड। अब आपसे दरअसल स्कूल में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज प्लाज्मिड, ब्रीफ गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लाज्मिड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी अपीयरेंस, उसके टाइप्स के बारे में आप डिस्क्रिप्शन आराम से आप दे सकते हैं। 2 से 3 नंबर का आता है। इपिसोम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। इन पार्ट्स के बेस पे भी एमसीक्यूज बनते हैं। देन और अगर दूसरी बात करें तो आपको यहाँ पे समझ के रखना है, आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन, न्यूक्लियोटाइड की क्या कंडीशन है, और स्पेशली आपको इसकी कंडीशन की बात करनी है कि यहाँ पे किस तरह की प्रोटीन और किस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मिड की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मिड में आपको इपिसोम्स को अच्छे से याद रखना है, टाइप की याद रखनी है,
सिंपल से शब्दों में कहें तो प्लाज्मिड को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो आज अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया। अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे जिसमें अपने को आउटर कवरिंग में क्या मिला था, इन्वेलप में अपने को मिला था सेल कोट जो कि म्यूसिलेजिनस लेयर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर इसके बाद मिला था सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीसैकेराइड की बनी है, शेप मेंटेनेंस का काम करती है स्पेशली। देन सेल मेम्ब्रेन मिली थी, सेल मेम्ब्रेन इसकी सेमी परमेबल नेचर की होगी, इवन हर जगह सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की होगी, लिपिड और प्रोटीन की मिलकर के बनी होगी और इसका स्पेशल फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाएगा मीसोसोम जो कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। देन आफ्टर अपन ने मीसोसोम्स के बारे में डिस्कशन किया। मीसोसोम्स क्या है, ये स्पेशल फोल्डेड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के, और सेल मेम्ब्रेन के ये फोल्डेड स्ट्रक्चर तो है ही, और इसके अलावा इसमें मेजर काम क्या था, दो तरह से मिलते हैं नेचर में ये। एक तो सेप्टल मीसोसोम्स के फॉर्म में मिल सकते हैं जिसमें ये न्यूक्लियोइड के साथ अटैच कंडीशन में देखने को ये अपने को मिलेंगे। इसके अलावा ये कभी कभी फ्री स्टेट में अपने को देखने को मिलते हैं बेटा, और अगर ये फ्री स्टेट में है देन इसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड इसमें एंजाइम्स देखने को अपने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मीसोसोम्स के बाद अपन ने फिर बात की थी साइटोप्लाज्म की, सेल के अंदर का मिलने वाला वो लिक्विड जिसके कारण कि सेल अलाइव कंडीशन में काउंट होती है, अलाइव कहलाती है। ये लिक्विड की अगर अपन प्रॉपर्टी देखें तो ये ग्रैन्युलर होता है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और ये टेक पार्ट करता है डिफरेंट तरह की एक्टिविटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक बाय ट्रांसपोर्टेशन, शेप मेंटेनेंस, सेल को अलाइव रखने के लिए और भी बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। फिर बेटा इसके बाद अपन ने बात की थी राइबोसोम्स की इन प्रोकैरियोटिक स्टेट। प्रोकैरियोटिक स्टेट की अगर अपन बात करें 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है, दो सब यूनिट होती हैं इसकी, लार्ज और स्मॉल। लार्ज सब यूनिट 50s की है, स्मॉल सब यूनिट 30s की है। राइबोसोम की अगर फंक्शन की बात करें तो स्पेशली ये प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। राइबोसोम्स कई बार क्या होते हैं, एमआरएनए की हेल्प से वहां पे हेलिकल फॉर्म में आते हैं, एमआरएनए से जुड़ते हैं, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि अपन पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स का नाम देते हैं। ये पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स का बेसिक फंक्शन वही प्रोटीन फॉर्मेशन में ही होता है। जनरली 4 से 8 राइबोसोम एक हेलिकल स्ट्रक्चर में अपने को देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद अपन ने बात की थी फ्लैजिला की। फ्लैजिला मतलब इसका आउटग्रोथ फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, इसका फिलामेंटस पार्ट, ये फिलामेंटस पार्ट हुक वाले पोर्शन से जुड़ा रहता है, और ये हुक वाला पोर्शन सेल वॉल में फिट आउट मिलता है। ये कर्व पोर्शन होता है, हुक वाला पोर्शन बेसल बॉडी से अटैच होता है, बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में फंसी हुई होती है। बेसल बॉडी का अगर अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अपने को 9+0 का अरेंजमेंट मिलेगा, सेंट्रल में कोई रॉड नहीं मिलेगी, पेरीफेरी 9 प्रोटीनेशियस रॉड देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ये बेसल बॉडी में अपने को 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, LPSM मतलब कह सकते हो कि आप ट्यूब पेयर यहाँ पे रिंग देखने को मिलती है। हुक वाला कर्व पोर्शन है, मूवमेंट को स्मूथ बनाता है, फिलामेंट फ्लैजिलिन का बना हुआ होता है, और यही स्पेशली लोकोमोशन के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। देन फिर इसके बाद अपन ने बात की थी पीली और फिम्ब्री की, ये मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ होते हैं। पीली की बात करें तो ये पीली प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, लगभग 1 to 4 इसका नंबर होता है, 1 से 4 किसी एक सेल में ये मिल सकती हैं। ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस, उसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में ये हेल्प करती थी। फिम्ब्री की बेटा बात करें तो ये फाइबर्स, ये ब्रिस्टल लाइक ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लगभग 300 to 400, और काम क्या करते हैं, ये क्लींजिंग, बैक्टीरियल क्लींजिंग में ये हेल्प करते हैं। देन आफ्टर फिर इसके बाद अपन ने बात की थी फिम्ब्री के बाद न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड की, मतलब बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल की। तो इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड होता है, जो कि प्रिमिटिव कंडीशन का न्यूक्लियस आप इसको कह सकते हैं, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह सकते हैं। ये जनरली नेकेड कंडीशन में होता है, विदाउट एनी बाउंड्री वॉल, विदाउट एनी न्यूक्लियोप्लाज्म, विदाउट एनी न्यूक्लियर कोर, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेकेड डीएनए मिलता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन की और आरएनए की जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए की हेल्प से क्या होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में अपने को मिलता है। मेजर पॉइंट ये है बेटा कि इस जो न्यूक्लियोइड है, इस न्यूक्लियोइड में सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी देखने को अपने को नहीं मिलती, ठीक है। देन इसके बाद अपन आए थे बेटा प्लाज्मिड की तरफ। प्लाज्मिड में अपने को मिला था क्या, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी इसमें मिलती है। जनरली ये फ्री कंडीशन में मिलता है, कभी कभी ये
न्यूक्लियोटाइड से अटैच फॉर्म में मिलता है। तो जब भी ये अटैच फॉर्म में मिलता था, इसका काम क्या होता था कि ये रेप्लिकेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता था और इसका नाम हम क्या कहते थे, इपिसोम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल जीन्स, प्लाज्मिड को अपन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एफ प्लाज्मिड, निफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड सेक्स फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, फर्टाइल फैक्टर्स अपन उसको कहते थे, या फर्टाइल प्लाज्मिड अपन इसको का नाम दे सकते हैं। ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, यहाँ पे रेजिस्टेंट नेचर का जीन मिलेगा। आर प्लाज्मिड यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज होता था। निफ और कोल ये कॉलेजिनोजन टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता था। ठीक है, तो इस तरह से आज अभी अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा। ये स्ट्रक्चर आपको 2 जगह काम आना है। जब आप किंगडम मोनेरा की स्टडी कर रहे हैं, वहां पे आपको बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम मिलेगा, वहां पे काम आएगा। यही स्ट्रक्चर आपको जब आप साइटोलॉजी पढ़ रहे होंगे, सेल स्ट्रक्चर, वहां पे जब आप सेल के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यही प्रोकैरियोटिक डायग्राम आपको वहां भी काम आएगा। तो इस एक टॉपिक से अपन ने 2 जगह का काम अपन ने फिनिश कर लिया ना। बायो में ऐसे ही अपन टेक्निकली स्मार्ट वे की स्टडी करके अपन इसको फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर हो रही है तो वीडियो को आप रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, 2 to 3 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के इसको आप अपने पास सेव रख सकते हैं। ठीक है, बट ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको रिकॉल करना पड़ेगा। अगली कुछ क्लासेस के बाद जब अपन साइटोलॉजी की तरफ चलेंगे, वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन दैट जब अपन किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी प्लांट और एनिमेलिया में जाएंगे तो हर बार कुछ किसी तरीके के सेल ऑर्गेनल्स की अपन बात करेंगे। सो द किंगडम, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, आपको इसको बहुत ही स्मार्ट वे में और बहुत ही डेप्थ में आपको इसको स्टडी करना है। ठीक है, ताकि आगे की कंप्लीट बायो का आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तब तक आप इसको स्टडी करिए। अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं अगले कुछ पॉइंट्स के साथ। ठीक है, बाय।